नमस्कार। आज हम भारतीय राजनीति की कह सकते हैं सबसे बड़ी ताकत भारतीय जनता पार्टी के बदलते हुए डीएनए पर एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हाँ, और हमारे हाथ एक बहुत ही दिलचस्प लेख लगा है। बिल्कुल। शीर्षक है बीजेपी फ्रॉम पार्टी विद अ डिफरेंस टू पार्टी ऑफ डिफरेंस। यानी एक अलग पार्टी से आज्ञा मानने वाली पार्टी तक का सफर। ये शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। सही बात है। और ये लेख असल में इसी सवाल की जड़ तक जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जो हमेशा खुद को दूसरों से अलग एक पार्टी विद अ डिफरेंस बताती आई है, उसका अपना अंदरूनी चरित्र कैसे बदला है। और इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमारे पास एक बिल्कुल ताज़ा और बड़ा सटीक उदाहरण है। पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की हालिया नियुक्ति। बिल्कुल। और यहीं से ये कहानी खुलना शुरू होती है। क्योंकि देखिए, बाहर से देखने पर तो ये एक सामान्य प्रक्रिया लगती है, लेकिन अगर आप परतों को हटाएंगे तो पार्टी की मौजूदा कार्यशैली की पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। हाँ, चलिए इसी को समझते हैं। ये बात ही अपने आप में हैरान करती है कि इतनी बड़ी पार्टी में जहां कहते हैं कि एक पंचायत का टिकट पाने के लिए भी गला काट मुकाबला होता है, वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे सबसे बड़े पद के लिए कोई मुकाबला ही नहीं हुआ। कोई मुकाबला नहीं। अध्यक्ष पद के लिए जितने भी 37 नामांकन पत्र दाखिल हुए, वो सभी के सभी नितिन नवीन के नाम पर थे। एक भी नाम इधर से उधर नहीं। और देखिए, मजे की बात यह है कि लेखक के अनुसार बीजेपी के 45 साल के इतिहास में यह कोई नई बात नहीं है। अच्छा। अध्यक्ष पद के लिए वहां कभी कोई सीधा मुकाबला हुआ ही नहीं। फैसला हमेशा सर्वसम्मति से ही लिया गया है। लेकिन यहाँ जो बात गौर करने वाली है और जिस पर यह लेख असल में रोशनी डालता है, वो ये है कि इस सर्वसम्मति शब्द का मतलब वक्त के साथ कैसे बदल गया है। मतलब पहले की सर्वसम्मति और आज की सर्वसम्मति में एक बुनियादी फर्क आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। तो नितिन नवीन का इस तरह से उभरना क्या संकेत देता है? क्योंकि लेख हमें बताता है कि कार्यकारी अध्यक्ष बनने से पहले बिहार और छत्तीसगढ़ के बाहर उनका नाम बहुत ही कम लोगों ने सुना था। हाँ, बहुत कम। यहाँ तक कि बिहार बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी इस फैसले से बहुत चक्के रह गए थे। बिल्कुल, ये एक ऐसा चयन था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? हाँ, क्यों? तो लेख इसके पीछे दो संभावित वजह टटोलता है। अच्छा। पहली वजह है बीजेपी की दूरगामी सामाजिक इंजीनियरिंग। अच्छा। नवीन कायस्थ समुदाय से आते हैं, जो बिहार की ओबीसी बहुल राजनीति में संख्या के हिसाब से बहुत छोटा है, करीब 1%। तो एक तर्क ये है कि पार्टी शायद एक ऐसे चेहरे को आगे लाना चाहती थी जो किसी बड़े जातिगत खेमे से ना जुड़ा हो और सबको स्वीकार्य हो। ये एक तरह का सोशल एक्सपेरिमेंट हो सकता है। ठीक है, ये तो हुई एक रणनीतिक वजह। लेकिन लेख एक दूसरी संभावना की तरफ भी इशारा करता है जो शायद ज्यादा बड़ी तस्वीर दिखाती है। हाँ, और वो दूसरी संभावना इस पूरी चर्चा का केंद्र है। क्या है वो? वो ये कि ये नियुक्ति इस बात का पुख्ता संकेत है कि अब संगठन में फैसले ऊपर से आते हैं और नीचे तक बिना किसी सवाल के मान लिए जाते हैं। एक क्लासिक टॉप डाउन अप्रोच। बिल्कुल, ये सिर्फ एक नियुक्ति का सवाल नहीं है, बल्कि ये फैसला लेने की पूरी प्रक्रिया के बारे में है, जो पूरी तरह से केंद्रीकृत हो चुकी है। ये सुनकर तो तुरंत मन में सवाल आता है कि क्या ये हमेशा से ऐसा था? पार्टी विद अ डिफरेंस का मतलब तो कुछ और हुआ करता था। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं पर लेखक हमें इतिहास में वापस ले जाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 1998 से 2004। हाँ, उस दौर को याद कीजिए। सिर्फ 6 सालों में बीजेपी के 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले गए थे। कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, जना कृष्ण मूर्ति और वेंकैया नायडू। उस दौर में तो प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, मुरली मनोहर जोशी जैसे कई कद्दावर नेता थे। बिल्कुल, जिनका अपना जनाधार था, अपनी सोच थी, और भले ही संगठन की कमान असल में लाल कृष्ण आडवाणी के हाथों में थी, लेकिन शक्ति का कोई एक केंद्र नहीं था। कई पावर सेंटर थे। हाँ, और फैसलों में उन सब की राय की अहमियत होती थी। यानी तब सर्वसम्मति का मतलब होता था कि कई बड़े नेता मिलकर एक नाम पर सहमत हो रहे हैं। हाँ, एक तरह की सामूहिक सौदेबाजी और आम राय बनाने की प्रक्रिया थी। अच्छा। तब सर्वसम्मति बनानी पड़ती थी, वो ऊपर से थोपी नहीं जाती थी। आज की जो तस्वीर है वो इससे बिल्कुल उलट है। मतलब आज शक्ति का एक स्पष्ट केंद्र है। एकदम। और सर्वसम्मति का मतलब है उस केंद्र द्वारा लिए गए फैसले पर सबकी सहमति। ये बदलाव ही इस लेख का केंद्रीय तर्क है। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी सामने लाता है। अगर मुकाबला होना ही नहीं है और फैसला पहले से ही तय है, तो फिर ये नामांकन दाखिल करने और नाम वापस लेने की तारीखें क्यों होती हैं?
ये पूरा चुनावी नाटक क्यों किया जाता है? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब भारतीय लोकतंत्र की कार्यशैली में ही छुपा है। अच्छा। यहाँ प्रक्रिया निभाना भी एक तरह की रस्म या परंपरा है। ये एक तरह का पॉलिटिकल थिएटर है। पॉलिटिकल थिएटर? हाँ, जिसके दर्शक भी जानते हैं और कलाकार भी कि अंत क्या होगा, लेकिन शो करना जरूरी है। जैसे प्रधानमंत्री बनने से पहले संसदीय दल का नेता चुने जाने की औपचारिकता होती है। हाँ, या राज्यों में मुख्यमंत्री चुनने की प्रक्रिया। बिल्कुल, नतीजा सबको पहले से पता होता है। हाँ। लेकिन प्रक्रिया पूरी निभाई जाती है, क्योंकि यही परंपरा है, यही सिस्टम है। ये लोकतांत्रिक वैधता का एक स्वरूप है, भले ही असल फैसला कहीं और किसी बंद कमरे में हो चुका हो। ये हाईकमान वाला शब्द दिलचस्प है, क्योंकि ये शब्द सुनते ही आज की तारीख में लोगों के मन में कांग्रेस का ख्याल आता है। बिल्कुल आता है। और लेख भी इसी तुलना को सामने रखता है, जो काफी कुछ साफ कर देता है। बिल्कुल, लेख कहता है कि आज बीजेपी में भी अध्यक्ष ही हाईकमांड नहीं होता। यह स्थिति कांग्रेस से बहुत अलग नहीं है, जहां पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद सार्वजनिक तौर पर कहते हैं कि अहम फैसले तो हाईकमान ही लेता है। तो दोनों पार्टियों में एक हाईकमान कल्चर तो है। हाँ, है। लेकिन लेख एक बहुत बड़ा फर्क भी बताता है। फर्क ये है कि कांग्रेस में हाईकमांड वंशानुगत है। जी, एक ही परिवार से जुड़ा है। जबकि बीजेपी में शीर्ष नेतृत्व चुनाव जीतकर एक लंबे संघर्ष के बाद आगे बढ़ता है। हाँ, लेकिन यहाँ लेखक एक जरूरी बात याद दिलाता है। क्या? कि बीजेपी कभी कांग्रेस जैसी पार्टी बनने के लिए नहीं बनी थी। उसका तो पूरा आधार ही पार्टी विद डिफरेंस होने के दावे पर टिका था। सही बात है। और यहीं पर आंतरिक लोकतंत्र का सवाल और भी गहरा हो जाता है। चलिए इस पर थोड़ा और बात करते हैं। स्रोत हमें 2022 में हुए कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की याद दिलाता है। वहां शशि थरूर ने लगभग 20 साल बाद पार्टी को अध्यक्ष पद के लिए एक वास्तविक चुनाव कराने पर मजबूर कर दिया था। हाँ, हालांकि नतीजा पहले से तय माना जा रहा था। सब जानते थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही जीतेंगे। हाँ, लेकिन फिर भी एक मुकाबला तो हुआ। एक वैकल्पिक आवाज तो सुनी गई। बिल्कुल, नतीजा तय था, लेकिन कम से कम एक औपचारिक लोकतांत्रिक अभ्यास तो हुआ। थरूर ने अपनी दावेदारी पेश की। उन्होंने पार्टी के भविष्य को लेकर अपना एक विजन रखा, एक वैचारिक बहस छेड़ी। उनकी टीम ने उस चुनाव में कुछ खामियों की तरफ इशारा भी किया, लेकिन एक वैकल्पिक आवाज को एक मंच मिला। और यहीं पर लेखक एक बहुत तीखी और सीधी तुलना करता है, जो सुनने में शायद थोड़ी चुभने वाली लगे। वो कहता है, कांग्रेस के पास G23 था, यानी असहमति रखने वाले नेताओं का एक समूह जो खुलकर अपनी बात रख रहा था, चिट्ठियां लिख रहा था। हाँ, और लेखक के अनुसार बीजेपी के पास हाजी समूह है। ये एक बहुत बड़ी टिप्पणी है, लेकिन क्या हाजी समूह कहना थोड़ी ज्यादती नहीं है? मेरा मतलब है, किसी भी कैडर आधारित पार्टी में, चाहे वो लेफ्ट की हो या राइट की, अनुशासन तो सबसे ऊपर होता है। क्या ये सिर्फ पार्टी का अनुशासन नहीं है? नहीं, ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, जो किसी भी बड़े संगठन को चलाने के लिए जरूरी होता है। बिल्कुल जरूरी है। और यही अनुशासन यानी डिसिप्लिन और आज्ञाकारिता यानी डेफरेंस के बीच का फर्क समझना जरूरी है। अच्छा, क्या फर्क है? देखिए, अनुशासन का मतलब है कि पार्टी के भीतर एक मुद्दे पर खुलकर बहस हो, अलग अलग विचार रखे जाएं। लेकिन एक बार जब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कोई फैसला ले लेता है, तो सभी कार्यकर्ता और नेता उस फैसले को मानते हैं और उस पर अमल करते हैं। मतलब यहाँ बहस की गुंजाइश है। हाँ, और डिफरेंस या आज्ञाकारिता? आज्ञाकारिता का मतलब है कि बहस की कोई गुंजाइश ही ना हो, फैसला लेने की प्रक्रिया में कोई वैकल्पिक विचार ना आए, सवाल पूछने की संस्कृति ही खत्म हो जाए। अच्छा। लेखक का तर्क है कि बीजेपी में शायद यही हो रहा है, और शायद यही वजह है कि इतने विशाल संगठन और इतने मजबूत ढांचे के बावजूद बीजेपी में कोई शशि थरूर जैसा असहज सवाल पूछने वाला नेता नजर नहीं आता। कोई ऐसा नेता नहीं दिखता जो स्थापित नेतृत्व को खुले तौर पर चुनौती दे सके, चाहे नतीजा कुछ भी हो। बिल्कुल। तो अगर इन सब बातों को जोड़कर देखें तो तस्वीर साफ हो जाती है। हाँ, लेख जिस नतीजे पर पहुंचता है वो काफी बड़ा है। लेख का तर्क बहुत सीधा है। वो कहते हैं कि जो पार्टी खुद को पार्टी विद डिफरेंस कहती थी, डिफरेंस यानी भिन्नता वाली पार्टी, हाँ, वो अब धीरे धीरे पार्टी ऑफ डिफरेंस बन चुकी है। ओके, चलिए इसे पूरी तरह समझते हैं। डिफरेंस यानी बाकियों से अलग सोच वाली, विचारों में भिन्नता रखने वाली पार्टी। बिल्कुल, जहां आंतरिक लोकतंत्र और बहस की जगह हो। और डिफरेंस मतलब? डिफरेंस का मतलब है श्रद्धा, सम्मान, या कह सकते हैं बिना सवाल की आज्ञाकारिता। यानी एक ऐसी संस्कृति जहां नेतृत्व की बात को बिना किसी सवाल के, बिना किसी बहस के मान लिया जाए। तो लेख का तर्क ये है कि जो पार्टी कभी अपनी अलग सोच और आंतरिक लोकतंत्र के लिए जानी जाती थी,
वो अब एक ऐसी पार्टी बन गई है जहां बिना सवाल किए आज्ञा का पालन होता है। हाँ, फैसले एक जगह लिए जाते हैं और पूरे संगठन में उसे लागू कर दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक और सांस्कृतिक बदलाव है। तो इस नए माहौल में नितिन नवीन जैसे अध्यक्ष का भविष्य क्या है, उनकी भूमिका क्या होगी? निश्चित रूप से। और इसी संदर्भ में लेख भविष्य को लेकर एक सवाल उठाता है। ये तो समय ही बताएगा कि नितिन नवीन एक प्रभावी और सफल पार्टी अध्यक्ष साबित होंगे या नहीं, लेकिन स्रोत एक और गहरी संभावना की ओर भी इशारा करता है। वो क्या? कि शायद उन्हें ये साबित करने का पूरा मौका ही न मिले। ऐसा क्यों? क्योंकि शायद अध्यक्ष की जो भूमिका पहले हुआ करती थी, अब वो भूमिका ही पूरी तरह से बदल गई है। मतलब हो सकता है कि अब अध्यक्ष का काम पार्टी को वैचारिक दिशा देना या बड़े रणनीतिक फैसले लेना नहीं, तो फिर क्या? बल्कि संगठन की मशीनरी को सुचारू रूप से चलाना और ऊपर से आए फैसलों को कुशलता से लागू करना भर रह गया हो। एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO की तरह। हाँ, न कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO की तरह। तो आज की चर्चा का सार यही है। हमने एक लेख के जरिए ये समझने की कोशिश की कि कैसे बीजेपी में सर्वसम्मति की परंपरा ने एक नया रूप ले लिया है। बिल्कुल, जहां फैसले एक केंद्रीकृत नेतृत्व द्वारा तय होते हैं और बाकी संगठन उसे सर्वसम्मति का नाम देता है। हमने ये भी देखा कि कैसे वाजपेयी आडवाणी युग की बहु नेतृत्व वाली पार्टी और आज की बीजेपी में एक जमीन आसमान का अंतर आ गया है। हाँ, जहां शक्ति का एक स्पष्ट और निर्विवाद केंद्र है। और कांग्रेस के साथ तुलना ने यह भी दिखाया कि कैसे आंतरिक लोकतंत्र का सवाल दोनों ही बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। बिल्कुल, भले ही दोनों की चुनौतियां और उनकी प्रकृति बिल्कुल अलग-अलग तरह की हों। सही बात है। आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल सोचने लायक है, जो सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस के लिए नहीं, बल्कि हर बड़े संगठन के लिए मायने रखता है। किसी भी विशाल और अनुशासित राजनीतिक संगठन के लिए आंतरिक लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या अनुशासन और असहमति एक साथ चल सकते हैं? हाँ, क्या एक मजबूत नेता और एक मजबूत आंतरिक लोकतंत्र का सह अस्तित्व मुमकिन है, या फिर सत्ता का केंद्रीकरण किसी भी सफल संगठन की अनिवार्य शर्त होती है? इस पर विचार किया जा सकता है।